आज हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत लिंकेज के बारे में जाना था और पहले हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ी है, दोनों तरह की, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते, वो एक साथ इनहेरिट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि येलो के साथ राउंड लिया था तो हमेशा येलो के साथ राउंड रहेगा ही, वो आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं अगली जनरेशन्स में जाकर। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये है कि इंडिपेंडेंट असोर्ट होते हैं कैरेक्टर्स, एक साथ असोर्ट नहीं होते। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ कैरेक्टर्स को ऐसे हैं कि जिनके जो जीन्स हैं, जो जिनके फैक्टर्स जो हैं, वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में एक साथ इनहेरिट होते हैं। समझने के लिए ये बात है कि अगर एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन हैं, सपोज करो ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीन्स होंगे, जब तक कि इसका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाएगा दूसरे के साथ, तब तक, या जब तक कि इसमें म्यूटेशन ना हो जाए तब तक इस क्रोमोसोम में पाए जाने वाले सभी जीन जो कि एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि उनका आपस में कुछ संबंध है, जो एक लिंकेज ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो एक साथ ही इनहेरिट होते हैं यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो। ठीक है ना। तो दो फैक्टर एक साथ इनहेरिट हो सकते हैं अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हुआ हो तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी हमारे सामने कि जितनी ज़्यादा जीन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वो सेपरेट होते हैं, उतना ज़्यादा सेग्रीगेट होते हैं, उतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट दिखाते हैं। अगर जीन्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कम है तो वो उतना ही सेपरेशन कम दिखाते हैं, सेग्रीगेशन कम दिखाते हैं। और अगर फैक्टर सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो फिर आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू सेपरेट वन। जो सेपरेट होते हैं उनके मुकाबले जो पेरेंटल कैरेक्टर्स, मतलब हाइब्रिड के मुकाबले पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ लिंकेज में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया, तो उसी के हिसाब से। वैसे जो एनसीईआरटी बता रही है ये सेक्स लिंकेज है, तो सेक्स लिंकेज बताया यहाँ पर ना, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही रहते हैं, तो वो यहाँ पर पढ़ाया गया आपको। चलिए देखते हैं। लिखा है कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो यहाँ सेक्स लिंकेज है, सेक्स लिंक्ड जीन को जानना चाहते थे मॉर्गन के। जो क्रोमोसोम, मतलब जो कुछ जीन सेक्स क्रोमोसोम के साथ में रहते हैं उनकी इनहेरिटेंस जानना चाहते थे। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। फॉर एग्जांपल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी वाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ में उन्होंने क्रॉस कराया। येलो बॉडी वाइट आई का ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ कराया। तो यहाँ डोमिनेंट जो कैरेक्टर था वो ब्राउन बॉडी रेड आई था जो कि मेल के साथ था, और जो रिसेसिव था वो येलो बॉडी वाइट आई था। एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, फिर उनकी F1 को भी क्रॉस कराया गया। उन्होंने देखा कि जो दो जीन इन्होंने चुने थे, जो कैरेक्टर डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, उन्होंने देखा कि भाई आगे आने वाली जो जनरेशन थी उनके अंदर उन्हें ऐसा नहीं मिला ज़्यादा कि जहाँ पर येलो बॉडी के साथ में रेड आई हो। बहुत कम, बहुत ज़्यादा ही कम उन्हें येलो बॉडी के साथ रेड आई मिला। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि येलो बॉडी के साथ जो वाइट आई था, ये कैरेक्टर किसी क्रोमोसोम के ऊपर किसी ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही कम रही होगी। मतलब दे आर नॉट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना, साथ साथ रहे होंगे, तो इसलिए वो एक साथ आगे गए हैं। फिर लिखा है कि सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशो डेविएट फ्रॉम द मेंडल्स वन। मेंडल का 9331 था ना F2 का रेशो, तो यहाँ डेविएट कर गया और कुछ और नया रेशो आ गया, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड उतने ज़्यादा नहीं आए जितने मेंडल के हाइब्रिड आए थे। तो ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का 9331 था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम एंड सो क्विकली दैट व्हेन द टू जीन in a diaped cross were situated on the same chromosome,
द proportion ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हाइयर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है कि जो नॉन पेरेंटल से पेरेंटल जो थे वो ज़्यादा थे। तो अगर आप कहीं क्रॉस कराते हैं और आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल के बजाय ज़्यादा आते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन आर वेरी लो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको। लिखा है मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। तो मॉर्गन ने इसको किस तरह से एट्रीब्यूट किया कि उन्होंने जीन की जो डिस्टेंस थी यानी फिजिकल एसोसिएशन था या लिंकेज था उसको समझाया और कहा कि लिंकेज ऑफ द टू जीन और कॉइन्ड द टर्म लिंकेज और डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम इन द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशंस। उन्होंने कहा कि भाई देखो, दो इवेंट होते हैं यहाँ पर, या तो जीन जो है एक साथ जाती हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं, या फिर हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आते हैं। तो जब हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आते हैं, जिस टाइम पर हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें हाइब्रिड मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, और या फिर वो अलग बात है कि भाई एलील्स कैसे म्यूटेशन हो जाए, वो सब चीज़ें तो अलग हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि हम जो है अपने माता पिता से थोड़े अलग होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जीन जो है रिकम्बाइन करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें आपस में उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्या लिखा है, जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड। बिल्कुल ठीक है ना, तो कुछ जो होते हैं ज़्यादा ही उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, तो वहाँ जहाँ डिस्टेंस कम होगी तो वहाँ रिकम्बिनेशन कम होगा, वहाँ क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, और जहाँ लूजली होगा वहाँ रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल सीधी बात है कि जीन्स आर लोकेटेड इन द लीनियर लाइन ऑफ द क्रोमोसोम। जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर सीधी रेखा में लगी होती हैं, उनके बीच में जगह जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम आते हैं, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम होती है उतना पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट, अरे भाई देखो सीधी बात है, अगर यहाँ एक क्रोमोसोम पे मैंने बताया ना इतने सारे जीन हैं सारे, तो अगर भाई मान लो इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो ये क्रोमोसोम आगे जाएगा जो का तो नहीं पेरेंट्स से चाइल्ड में, तो वहाँ जा करके इस पर पाए जाने वाले जितने भी कैरेक्टर के जीन थे वो सारे के सारे एक साथ में चले गए क्या, सारे के सारे एक साथ इनहेरिट हो गए, एक साथ एक्सप्रेस होंगे, तो हम ये कहेंगे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा हैं। सीधी बात है। ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन वाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड, शो दैट only 1.3% recombination will occur, while white and miniature wing show 37.2% recombination। तो दो एग्जाम्पल अगले पेज पर आपको मिलेंगे जिनमें एक जगह दिखाया गया है कि रिकम्बिनेशन 37.2 आया है, एक जगह दिखाया है 1.3% रिकम्बिनेशन आया है। ठीक है ना, तो जहाँ ज़्यादा रिकम्बिनेशन आया तो वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, जहाँ कम आया तो वहाँ कम है। ठीक है, हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्ट्रूवेटेन, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे डिस्टेंस का कैसे आप मेजर करोगे, तो सीधी इन्होंने लिख दिया है स्ट्रूवेटेन ने कि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन होगी उतने ही ज़्यादा वही डिस्टेंस होगी। अगर रिकम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है, हाइब्रिड कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी इन्होंने सीधा लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन जो है ना वही डिस्टेंस है। पढ़ के देख लो, लिखा है हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्ट्रूवेटेन यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने फ्रीक्वेंसी को ही डिस्टेंस का माप समझ लिया, जितना जैसे ऊपर लिखा है कि भाई 1.3% रिकम्बिनेशन आया है तो वही डिस्टेंस भी कितनी है 1.3 सेंटीमॉर्गन। तो यहाँ जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्टेंस को सेंटीमॉर्गन में नापा जाता है, या फिर मैप यूनिट कहते हैं उसको, सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट, तो इसमें नापते हैं आपकी जो डिस्टेंस होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है टुडे जेनेटिक मैप्स are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, as was done in the case of human genome sequencing project described later। तो आजकल जो सीक्वेंसिंग है, जीनों की सीक्वेंसिंग करते हैं, वहाँ पर डिस्टेंस का मैपिंग मैप यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है,
यहाँ तो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्रॉस ए क्रॉस बी, इनमें आपको बहुत आराम से साफ साफ दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ डब्ल्यू और एम के बीच में, वाइट और मिनिएचर विंग्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ येलो बॉडी वाइट आई के बीच में डिस्टेंस कम है। तो इन्होंने पहले तो ये दिखाया कि भाई इनके F1 आई, F1 में ये हुआ, ये मेल। देखो ध्यान रखना कि ये जो कैरेक्टर यहाँ लिए गए हैं, इनके जीन जो है वो किसके ऊपर थे, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे, वाई के ऊपर नहीं थे। तो ये मेल में नीचे वाला वाई क्रोमोसोम है, ऊपर वाला क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ये आप ध्यान रखना। यहाँ क्या है हमारा एक्स है और ये क्या है हमारा वाई है, और तो ये फीमेल है एक्स एक्स, तो इनका क्रॉस करा गया। फीमेल के तो एक ही तरह के गैमेट बन सकते हैं वाई डब्ल्यू, मेल के दो तरह के बन सकते हैं, एक वाई और एक एक्स। तो उसमें भाई एक्स वाला अगर इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा हमारा कॉम्बिनेशन, अगर वाई वाला जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी यहाँ जो मेल आएंगे वो मेल आएंगे हमारे कैसे, येलो बॉडी वाइट आई, और जो हमारे दूसरे वाले होंगे जो 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 फीमेल आएगी ये कैसी आएगी हमारी इस टाइम, ब्राउन बॉडी वाइट आई, ठीक है ना। तो ब्राउन रेड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट जो होता है वो है, यानी मेल के पास जो था वो डोमिनेंट था हमारा, ये ऐसा अभी फीमेल के पास कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया। लेकिन कैरेक्टर क्योंकि वाइल्ड टाइप ही आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट फिर इन्होंने F1 का क्रॉसिंग कराया, तो F1 का क्रॉसिंग कराने के बाद इन्होंने देखा कि 98.7% पेरेंटल आए, यानी जब टोटल प्रोजेनी बाद में गिनी गई होंगी तो वहाँ देखने पर पता चला कि भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे क्या थे, वही येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, ये ज़्यादा मिले। भले ही मेल और फीमेल का रेशो नहीं देखा गया, मेल कितने फीमेल कितने, ये देखा गया कि भाई ये पेरेंटल कैरेक्टर कितने ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखा गया कि भाई येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, ये ज़्यादा मिले हैं बजाय किसके, रिकम्बिनेंट्स के। रिकम्बिनेंट क्या हो सकते हैं, येलो बॉडी के साथ में आपकी वाइट आई आ, ठीक है, येलो बॉडी के साथ में आपकी रेड आई आ जाए तो हमारा क्या होगा, रिकम्बिनेंट होगा। तो ऐसा कब बन सकता है, रिकम्बिनेशन कब हो सकता है, देखो तभी हो सकता है अगर ये जो क्रोमोसोम है हमारे जिस पे लिखा है वाई डब्ल्यू, नीचे लिखा है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो, सीधी बात है, अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे गैमेट क्या क्या बन सकते हैं, वाई डब्ल्यू प्लस बन सकता है ना, और वाई प्लस और डब्ल्यू बन सकता है, ये भी तो बन सकते हैं ना। तो इसके जो हमारा ये F1 का ये फीमेल है, इसके हमें 4 गैमेट बन सकते हैं। एक तो वाई डब्ल्यू बन सकता है खाली, एक बन सकता है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक चांस हमारा हो सकता है वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, एक होता है हमारा डब्ल्यू के साथ वाई, सॉरी एक हमारा हो सकता है वाई के साथ डब्ल्यू प्लस। तो ये हमारे 2 रिकम्बिनेंट गैमेट बन सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, और 2 हमारे पेरेंटल गैमेट बन सकते हैं। 4 तरह गैमेट की प्रोबेबिलिटी है, इधर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता एक्स और वाई के बीच में, तो यहाँ 2 ही तरह गैमेट बन सकते हैं। तो इसके 4 तरह गैमेट के साथ ये 2 जा सकते हैं। एक बार तो देखते हैं हम इनके चारों के साथ में फीमेल वाला अगर जाए तो क्या होगा, और अगर इन चारों के साथ में मेल वाला जाए तो क्या होगा। 4 मेल होंगे 4 फीमेल होंगे, मतलब हमें इस तरह के 4 मेल और 4 फीमेल इस तरह के मिल सकते हैं। देखो यहाँ दिखाए हैं आपको बना करके इन्होंने, दिख रहे हैं ना। तो इनमें क्या है कि ये देखो ऊपर वाले तो चारों मेल हैं, नीचे वाले चारों फीमेल हैं, तो इनमें से ये रिकम्बिनेंट्स हैं, इधर वाले में फीमेल में ये रिकम्बिनेंट है, तो ये पेरेंटल है। तो ये क्रॉस तो इन्होंने नॉर्मली बना के दिखाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बाद में अगर आप वहाँ होते उनके साथ में और आप जो है ड्रोसोफिला को गिनती करते, काउंट करते, तो आपको पेरेंटल कैरेक्टर वाली ज़्यादा मिलती और रिकम्बिनेंट कम। तो उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, बस लिख दिया है कि भाई रिकम्बिनेंट इतनी मिली है, पेरेंटल इतनी। इस तरह ही दूसरा वाला जो क्रॉस कराया है इसमें इन्होंने देखा कि देखो दिख रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है, WM के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ रिकम्बिनेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा में होगा, और ज़्यादा में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ज़्यादा ही गैमेट्स बनेंगे रिकम्बिनेंट टाइप के, और ज़्यादा रिकम्बिनेंट्स हमें मिलेंगे F2 जनरेशन में। तो ये आपको सीधा याद करना है यहाँ से, ये कितना रिकम्बिनेंट मिला था, कौन से एक्सपेरिमेंट में कितना मिला था, ठीक है। डिस्टेंस पूछेंगे तो सीधा बात है, जितना रिकम्बिनेंट होता है वही डिस्टेंस बिटवीन द जीन होती है। आप लिख देना कि भाई 37.2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है या 1.3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बनाने के लिए तो शायद दिया है पेपर में ना, बनाने के लिए कम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारी क्या होती है ये आप समझ लो। देखिए ऐसा होता है कि नॉर्मल तो हमने ये देखा है कि भाई एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है,
ये हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, और एक ही जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती होती है, ये जानते हैं हम, है ना। लेकिन अब बात क्या है कि अगर भाई आपकी जो एक जीन है, अगर भाई मान लो आपकी कोई एक जीन है और एक कैरेक्टर है, सॉरी, उसको 2 3 4 5 6 जीन अगर कंट्रोल करती हूँ, ज़्यादा भी करती हूँ, तो इस तरह का कैरेक्टर हमारा पॉलीजेनिक कहलाता है। कैरेक्टर तो एक ही है, सपोज करो ये कोई कैरेक्टर है, इसको एक जीन, दूसरी जीन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, एक के ऊपर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम्स, कोई पहले पे, कोई दूसरे पे, कोई छठे पे, और काम सारी की सारी एक ही कर रही हैं। तो भाई इस तरह का कैरेक्टर जिसको कई जीन कंट्रोल करती होती हैं, इस तरह का कैरेक्टर आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता होता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो एग्जाम्पल आपको दिया है वो हाइट को बता रहे हैं और ह्यूमन का जो स्किन कलर है उसको बता रहे हैं। तो पहले तो हम आपको ह्यूमन का जो स्किन कलर है उसके बारे में समझा देते हैं, जो आपको यहाँ समझना है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि भाई ह्यूमन का जो स्किन कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए तीन पेयर ऑफ जीन है, मतलब 3 पेयर ऑफ जीन है, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ है, इसके ऊपर हमारा जो जीन है ये ए जीन है, इसको कंट्रोल करता है, दूसरे के ऊपर कहीं होगा बी जीन कंट्रोल करता है, कहीं और होगा सी जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो भाई 3 पेयर जीन के हो गए, कैरेक्टर है एक ही, है ना, ह्यूमन का स्किन कलर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई जितना ज़्यादा डोमिनेंट जीन होगा, क्योंकि आपको पता है जीन एंजाइम बनाती है और एंजाइम आपका कैरेक्टर को लाता है, तो भाई सीधी बात है जब सारे जीन काम एक ही कर रहे हैं तो ये तो डुप्लीकेट हो गए एक दूसरे के। तो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, काम तो सबका एक ही है ना। तो भाई जितनी ज़्यादा संख्या डोमिनेंट जीन की होगी उतना ही काम भी ज़्यादा होगा। अगर डोमिनेंट जीन की संख्या कम होगी, नंबर कम होगी, तो उतना ही काम भी कम होगा। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ आई बात को। तो जितना डोमिनेंट जीन ज़्यादा होंगी उतना, और जितना डोमिनेंट जीन कम होगी उतना काम कम होगा। यानी कि आप सोचें कि अगर भैया आप ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं, वैसे तो आप कॉपी पे तो कराओगे नहीं इसको, ट्राई हाइब्रिड के क्रॉस को कॉपी पे तो डाई हाइब्रिड तक कराते हो आप, है ना। तो अगर ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस कराए, मैं मान लो आपकी कंडीशन ये आ जाती है ए बी बी सी सी, ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो और एक कंडीशन आपकी ये बन जाती है ए बी बी स्मॉल सी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? नॉर्मल तो आप इन दोनों में फ़र्क कर देते, लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ भी काउंट करना है आपको। बस 3 डोमिनेंट जीन यहाँ हैं, 3 डोमिनेंट जीन यहाँ पर है, तो दोनों की दोनों कंडीशन सेम है, क्योंकि हर एक जीन सेम ही एंजाइम बना रही है। जब हर एक जीन सेम ही एंजाइम बना रही है तो बात भी सेम ही हुई। तो फिर कंडीशन चाहे ऐसी बनी हो और चाहे ऐसी बनी हो, ये भी हमारा यही है जो ये है, क्योंकि यहाँ भी डोमिनेंट जीन 3 है, 1 2 3। तो डिपेंड करता है जीन की नंबर पे, क्वांटिटी ऑफ जीन पे डिपेंड करता है कैरेक्टर कैसा आएगा। तो एक तरह से हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये जीन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि जीनों की मात्रा कितनी है। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा आएगा। ठीक है, अगर आपको यही ह्यूमन स्किन कलर का 2 को कहा जाए कि भाई अगर कहीं 2 जीन्स को कंट्रोल करती हैं और इसका F2 तक रेशो बनवा, तो पहले आप इसका F2 तक बनवा लेंगे। ठीक है ना, तो F2 बनवा लोगे इसकी, तो फिर अगर आपके पास 4 अगर मान लो आपको चारों डोमिनेंट मिलती हैं, 4 डोमिनेंट जीन आती हैं, तो आपका कलर नीग्रो आएगा। अगर आपकी 3 डोमिनेंट जीन आती हैं, कहीं भी आप क्रॉस कराओगे, डब डायबिट बना दोगे इसके 16 वाला, तो उसमें आपके जितनी जगह 4 डोमिनेंट है तो नीग्रो है, 3 डोमिनेंट है तो आप उसको ब्लैक कह सकते हो, 2 डोमिनेंट होंगी तो आपका मुलेटो होगा, 1 डोमिनेंट होगी तो आपका लाइट होगा, और अगर एक भी डोमिनेंट नहीं होगी तो आपका वाइट होगा। तो देखो रेशो जो है वो मेंडल से तो डेविएट कर जाएगा। यहाँ 5 फिनोटाइप आ रहे हैं, मेंडल के तो नहीं आते 5 फिनोटाइप, 4 आते, तो डेविएशन तो आ ही गया। रेशो अगर आपका 9331 वहाँ था, वहाँ पे क्या था 9331 था ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 14641। ये 2 जीन अगर 2 पेयर जीन कंट्रोल करता है, तो अगर आपका 3 पेयर ओरिजिनली तो 3 पेयर कंट्रोल करता है, तो 3 पेयर कंट्रोल करता है, तो फिर आपका रेशो और ज़्यादा डेविएट कर जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार देखते हैं लिखा क्या है थ्योरी में, क्या क्या लिख के दिखाया है वो देख लेते हैं।
देखो यहाँ लिखा है मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white, but if you look around you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. ठीक है ना? For example, in human we don't just have tall or short people. ऐसा नहीं है ना केवल लंबे छोटे. Human में तो हाइट की दुनिया भर के हाइट है. Has two distinct alternative but a whole range of possible heights. And such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मेडिकल में आता है कि भाई इसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. भले ही जीन कंट्रोल करती हो तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है आपकी, उसको जीनेटिक कंट्रोल तो होता ही होता है, साथ ही इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी होता है. जेनेटिक तो होता ही है, साथ में इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी रहता है. ठीक है, इन्वायरमेंट अगर भाई मान लो स्किन कलर की बात करें, अगर धूप में रहेगा तो काला ही हो जाएगा आदमी, भले ही गोरे की जीन हो उसके अंदर. ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस. इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील. इधर डिफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी है और क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी है, एक ही बात है दोनों. क्यूमुलेटिव कहे कोई, क्वांटिटेटिव कहे तो एक ही बात है. To understand this better, let us assume the 3 genes A, B, C control the skin color in human. A, B, C responsible for dark skin color and the recessive form A, B, C for light skin color. And the genotype with all the dominant allele A, B, B, C, C will have darkest यानी negro color का होगा ये. And that with all the recessive allele small a, small b, B, C, C will have the lightest skin color. As expected, the genotype with the 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color यानी मुलेटो. अगर आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी हुआ तो मुलेटो आएंगे F1 में हमारे. ठीक है ना? उसके बाद इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन द इंडिविजुअल. तो भाई सीधी बात है, जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील आएगा उतना ज़्यादा ही आपका स्किन का कलर बढ़ता चला जाएगा, मिलेनिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी. अगर जितना ज़्यादा स्किन कलर कम आएगा उतना ज़्यादा ही जीनों की मात्रा डोमिनेंट की कम होती चली जाएगी. बिल्कुल सीधी बात है. ठीक है ना? तो ये था आपका सिंगल कैरेक्टर, ज़्यादा जीन, मल्टीपल जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे. मैनी जीन कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. प्लियोट्रोपी आपका क्या है? यहाँ एक कैरेक्टर है जी, सॉरी कैरेक्टर ज़्यादा है, जीन एक है. जब एक जीन जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तब हम उसको प्लियोट्रोपी बोलते हैं. और अगर भाई हमारा जो है मैनी जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो यहाँ अब हम देखते हैं कि प्लियोट्रोपी क्या होती है. देखिए ज़्यादातर जो प्लियोट्रोपी होती है वो मेटाबॉलिक पाथवेज के बीच में होती है. मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन यानी इस तरह से, देखिए एक पाथवे में बना के दिखाता हूँ आपको कि भाई अगर हम कहें कि ये हमारा फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड है ना, फिनाइल एलेनिन. तो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड से टायरोसिन बनता है. ठीक है, एमिनो एसिड ये भी. और यहाँ एंजाइम जो लगता है वो होता है हमारा फिनाइल पायरुविक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम लगता है हमारा. ठीक है, तो भाई अगर भाई मान लो देखो, और फिर टायरोसिन से आगे क्या बनता है, स्किन कलर भी बनता है किसी तरीके से, वो आपको जानना नहीं है. इसके आगे और भी बड़ा पाथवे है, काफ़ी सारा बड़ा है. इसके बाद ये होमोजेंटेसिक एसिड बनाता है. उसके बाद होमोजेंटेसिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का एंजाइम होता है वहाँ. और इसी पाथवे से एल्केप्टोन्यूरिया बीमारी भी बताई जाती है. इसी पाथवे से आपको एल्बिनिज्म पढ़ाया जाता है. तो हम तो केवल समझ रहे हैं यहाँ पर प्लियोट्रोपी को. तो भाई अगर मान लो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है और इससे आगे किसी तरह से स्किन कलर बनता है, तो अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ से ये एंजाइम खत्म हो जाए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ना रहे, मान लो ये इसकी जीन रिसेसिव हो जाए, ये दोनों जीन जो है इसकी ऑटोसोम पर प्रेजेंट थी, रिसेसिव होगी, वो तो एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया. तो जैसे एंजाइम काम करना बंद कर देगा तो टायरोसिन तो गया, और टायरोसिन नहीं बनना तो स्किन कलर भी गया. फिर ऐसे में दो कैरेक्टर देखो प्रभावित हो गए एकदम से, और इसके आगे और भी चीजें होती है तो सब प्रभावित हो जाएंगी.
तो मेटाबॉलिक पाथवे के जीन जो होते हैं तो वो प्लियोट्रॉपिक होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बीमारी में जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा, फिनाइल एलेनिन बॉडी में इक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में, ठीक है ना, जो ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे बच्चे का IQ कम हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोनुरिया प्लियोट्रॉपी का। इस तरह ही और भी बहुत सारे जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज के काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे आपको पता है बॉडी की जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर चलते रहते हैं लगातार, एक भी कहीं से भी रुक गया तो वो कई पता नहीं कितने सारे इफेक्ट कर देगा आगे, तो इसलिए वो ज़्यादातर प्लियोट्रॉपिक ही होते हैं। यहाँ हम देखते हैं लिखा क्या है किताब ने आपकी, यहाँ पर लिखा है कि प्लियोट्रॉपी में वी हैव सो फार सीन दैट अफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype or trait. There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. तो कई बार आप देखेंगे कि भाई आपकी सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रही है। सच अ जीन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इस तरह की जो जीन होती है उसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। And the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway. तो ये नीट में आता है एक सवाल, यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि भाई मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर ही प्रभाव डालता है, which contribute toward different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria. Phenylketonuria में क्या होता है, disease caused by the mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase enzyme. अगर भाई phenylalanine hydroxylase enzyme नहीं होगा, अगर आपका ये एंजाइम नहीं है तो सीधी बात है टायरोसिन नहीं है, और टायरोसिन नहीं है तो आगे स्किन कलर की दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि सिंगल जीन म्यूटेशन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन रहा होगा एक जीन का कोई, उस म्यूटेशन के कारण जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन की है वो रिसेसिव हो जाती है। ये एक सीधी बात है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि इसके जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और जब रिसेसिव हो जाते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। तो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर and this manifests itself through phenotypic expression characterized by the mental retardation. तो ऐसे में क्या होगा, वो फिनाइल पायरुविक एसिड जो फिनाइल एलेनिन के एक्यूमुलेशन से बनेगा, वो फिनाइल पायरुविक एसिड जो है जाकर के ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन कर देता है, और रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तीन बातें देखो यहाँ हैं, एक जीन के कई सारे इफेक्ट हैं। देखो सिंगल जीन के कई इफेक्ट हो गए, मेंटल रिटार्डेशन और रिडक्शन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन। तो भाई इसका मतलब ये पाथवे आपका कैसा था, प्लियोट्रॉपिक जीन थी, और ये पाथवे आपका मल्टीपल चीज़ों को आगे देख रहा था जिसमें कि प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लियोट्रॉपिक। तो आज की वीडियो में तुम यहीं तक पढ़ो भाई, है ना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।